ग्रुप से अरविंद अग्रवाल जी से हम चर्चा करेंगे। उसके पहले वीएनआर ग्रुप की इस रिपोर्ट को देखते हैं। छत्तीसगढ़ की उर्वरा भूमि ने सदैव ऐसे रत्नों को जन्म दिया जिन्होंने समाज और राष्ट्र को नई दिशा दी है। इन्हीं में से एक हैं वीएनआर ग्रुप के संस्थापक डायरेक्टर अरविंद अग्रवाल। उन्होंने व्यवसाय प्रबंधन और कृषि उद्यमिता को नई पहचान दी और यह सिद्ध किया कि दूरदृष्टि और अनुशासन से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। अरविंद की रणनीति, सोच और वित्तीय प्रबंधन ने वीएनआर को एक सशक्त और भरोसेमंद ब्रांड बनाया है। उनकी गहरी समझ ने किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की राह दिखाई। वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर छत्तीसगढ़ और भारत की आवाज बने हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और विश्व के अनेक देशों से मिले अनुभव ने उनके दृष्टिकोण को और व्यापक बनाया। उन्होंने यंग आर्म फाउंडेशन की स्थापना कर समाज उत्थान की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए। शिक्षा और खेलों में भी वे सदैव अग्रणी रहे। उनकी उपलब्धियां केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि हजारों किसानों, युवाओं और समाज के लिए प्रेरणा है। आइए मुलाकात करते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक, छत्तीसगढ़ और भारत के गौरव अरविंद अग्रवाल से। आप देख रहे हैं द बिजनेस लीडर। द बिजनेस लीडर में हमारे साथ हैं वीएनआर ग्रुप से अरविंद अग्रवाल जी। अग्रवाल जी सीए भी हैं और बहुत अच्छी सोच रखते हैं प्रदेश के लिए, देश के लिए कि किस तरीके से नए उन्नत तरीके से हम कृषि की ओर आगे बढ़े। अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। बातों की शुरुआत करते हैं। किस तरीके से स्थापना हुई वीएनआर ग्रुप की और किस तरीके के काम आप लोग अभी कर रहे हैं? तो अगर कहीं हम वीएनआर की बात करें तो वीएनआर का मतलब ही है वेजिटेबल एंड राइस। और छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि जब भी कोई एक दूसरे को मिलते हैं, ग्रीट करते हैं तो पूछते हैं का साग खाएस। हाँ, का साग खाएस, बिल्कुल। तो भात और साग का जो यहाँ मिलन है, तो शुरुआत इसकी ऐसे ही हुई कि वीएनआर ग्रुप जो है वो कैसे लोकल धान और सब्जियों में काम करके किसानों तक उस बीज के विकास को पहुंचा सके। बीज का मूल्य 2 रुपए होता है पूरी खेती के चैनल में, पर इस 2 रुपए पे निर्भर होता है किसान का 1 साल की मेहनत, उसके फर्टिलाइजर्स, उसके पेस्टिसाइड्स, उसके मेहनत, उसके लेबर के खर्चे, पानी और पूरा साल। तो यदि वो इनपुट अगर कहीं सही नहीं हो, बीज सही नहीं हो, तो उसका उत्पादन सही नहीं हो सकता है। तो उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है जी। भले उसकी कीमत कम है पर वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। और यहाँ पे चूंकि भोले लोग हैं और वो बरसों से उस सीड को रीजनरेट करते रहे हैं, तो वो लोगों को किस तरीके से सीड को रखना है, किस तरीके से उसको बिझा यहाँ पे जो बोला जाता है, वो टेक्नोलॉजी को कैसे प्रिजर्व करें और उसको किस तरीके से आगे जनरेशन तक लेके जाएं। तो वहाँ पे न केवल सीड की बात है यहाँ पे, बल्कि उसको कैसे हम आगे लेके जाएं उस टेक्नोलॉजी को कि वो सीड पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे काम आते रहे। इस दिशा में काम करने की इच्छा ने हमको इस कृषि की दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है। तो वीएनआर की यही थॉट है कि हम जो भी काम करें वो किसानों के हित में करें, केवल बीज ही नहीं बल्कि तकनीकी क्षेत्र में भी। जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, आज पूरे देश में चर्चा होती है वीएनआर ग्रुप की। वीएनआर ने बहुत नए प्रयोग भी किए जो, परंतु आप सीए हैं और इस दिशा में आप आगे बढ़े, तो दोनों के बीच आपने बैलेंस कैसे बनाया, किस तरीके से संतुलन स्थापित किया? संदीप जी, आपने बड़ा टेक्निकल पॉइंट पकड़ लिया है जी। सीए होने के नाते ये माना जाता है कि कृषि में आपका कोई काम नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर पे कोई टैक्सेशन है नहीं। तो अगर आप 30 साल की बात पहले की बात करें तो कृषि की तरफ झुकाव भी नहीं था। तो उस समय तो जब मैं इस क्षेत्र में आया तो मैंने 5, 7, 10 साल तो घर में भी नहीं बताया, नहीं तो बीवी छोड़ के भाग के चली जाती क्योंकि उसने शादी की थी एक सीए से जी। बिल्कुल। और अगर कहीं उनको पता चले कि ये किसान है, सीए नहीं है, तो एक बड़ा टेक्निकल मुद्दा था। पर मेरा ऐसा थॉट था, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि एक सीए का काम वहाँ पे है जहाँ पे आपके जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, जहाँ पैसा है वहाँ पे सीए का काम है। और अगर आप देखें तो खेती पे 80% जनता निर्भर है हमारे देश की, और वहाँ पे जीडीपी का कंट्रीब्यूशन भी है, पर सीए का कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये बात मुझे हमेशा से पिंच करती थी और इसलिए मैंने देखा कि इसमें क्या हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मुझे समझ में आया कि एक किसान जो है वो ये देखता है कि मैंने क्या इनपुट डाला और मेरे खाते में साल के आखिरी में क्या बचा, वो मेरा प्रॉफिट है। एक्चुअली एनालिटिक्स जो
अगर कहें आज की भाषा में, तो एनालिटिक्स नहीं था। आज एक डॉक्टर क्यों है? क्योंकि वो उससे रिलेटेड जनरल्स पढ़ता है। बिल्कुल ठीक। एक इंजीनियर क्यों है? क्योंकि वो डेवलपमेंट्स देखता है कि क्या नई चीजें आ रही है। पर एक कितने किसान ऐसे हैं जिनके घरों में किसानी से संबंधित पत्र पत्रिकाएं आती है। मैं अपने घर को ही याद करता था, तो हमारे यहाँ तो किसानी की कोई पत्रिकाएं नहीं आती थी, तो डेवलपमेंट पता कैसे चले? उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं होते थे। तो मुझे लगा कि यहाँ पे मेरा रोल है कि जो मैंने पढ़ा है वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के अलावा यदि मैं अगर देखूं तो यहाँ सीए का एक रियल रोल है। जरूर लोग अभी बोल रहे हैं कि यहाँ पे सीए का कोई काम नहीं है, पर एक दिन जरूर समझेंगे। और धीरे धीरे करके उस दिशा में हम लोग काम करते चले गए। तो समझ में आज की तारीख में लोगों को आ रहा है कि वाकई में यदि आप एग्रोनॉमी प्रैक्टिसेस में काम करें, अगर आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे काम करें, यदि आप क्रॉप डेवलपमेंट पे काम करें, रिसर्च पे काम करें, तो जितना स्कोप इस क्षेत्र में है उतना स्कोप शायद दूसरे क्षेत्र में नहीं है। क्योंकि आदमी खाना कभी भी नहीं छोड़ेगा। आदमी कपड़े क्वालिटी के पहनने छोड़ सकते हैं, पर खाना हमेशा वो क्वालिटी की तरफ ही जाएगा। क्या कृषि को भी एक उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए, जिससे तमाम जो उद्योगों को जो फायदा मिलता है वो कृषि के कार्य से जुड़े लोगों को फायदा मिले? दर्जा मिलना या ना मिलना ये तो सरकार और आप लोगों के ऊपर है कि किस तरीके से आप लोग उसको देखते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि एक किसान को यदि उसके उपज का सही मूल्य मिले, अगर ये इंश्योर हो जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। और उसके लिए फ्री मार्केट सिस्टम होना चाहिए। फ्री मार्केट सिस्टम का मतलब ये है कि न सरकार पे दबाव हो कि वो किसी उपज को खरीदे, मजबूर होके खरीदे। अगर कहीं टमाटर ज़्यादा उग गया तो वो एक निश्चित मूल्य पे खरीदे, इस तरीके की चीज़ें ना हो। बल्कि सरकार जो है एक फैसिलिटेशन एजेंसी बने, जहाँ पे जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है वो रियल टाइम पे लोगों को अवेलेबल हो। आप बिलीव करेंगे कि हम यहाँ पे 2 रुपए किलो में टमाटर फेंकते हैं और वही टमाटर यहाँ से एक्सपोर्ट होके 200 रुपए किलो में बिकता है। तो एक मार्केट लिंकेज करने की बात है। आज अगर कहीं आप हॉर्टिकल्चर की वेबसाइट पे ही जाएंगे और आज पूरे देश का प्राइस इंडेक्स देखेंगे किसी एक क्रॉप का, तो कहीं पे 10 रुपए किलो नजर आएगा और कहीं पे 40 रुपए किलो नजर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ। और जबकि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट पूरे इंडिया में कहीं पे भी 5 रुपए 6 रुपए किलो से ऊपर का डिफरेंस नहीं है। तो कहीं भी 20-30 रुपए का जो डिफरेंस है वो फार्मर को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उसके पास ट्रांसपोर्टेबल ट्रक लोड नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट ऐसे फैसिलिटेशन करे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होएगा। तो सेकेंडरी चैनल्स पे, और हाँ, जहाँ तक आपने बोला कि उद्योग का दर्जा की बात की, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को जरूर बढ़ावा देना चाहिए गवर्नमेंट ने कि किस तरीके से वैल्यू एडिशन पे काम करे। राइट, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक वैल्यू एडिशन जो है एक ही सामान के मूल्य को 10 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक में बदल सकती है। रिसर्च में भी आपके ग्रुप ने बहुत काम किया है। जो प्रमुख रिसर्च जिस पर आपके ग्रुप ने काम किया उसके बारे में आप हमें बताएं। तो एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तो सामान्यतः एग्रीकल्चर में रिसर्च टाइम टेकिंग होता है। आप मेंडल्स लॉ पढ़े हैं, और यदि आपने देखा होगा कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो गुण ट्रांसफर होते हैं उसका एक अपना साइकिल होता है कि आप यदि एक जनरेशन ट्रांसफर करते हैं तो 50% गुण ट्रांसफर होते हैं माँ और बाप। बिल्कुल ठीक। फिर अगर कहीं नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं तो 75-25 होता है। तो ऐसे अगर आप 10 जनरेशन काम करते हैं तो जाके शायद एक 99.99% गुण ट्रांसफर्ड होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। तो रिसर्च कहीं भी इसमें 10 साल का पीरियड लेता है, 7 से 10 साल का। और साथ में अब जब आप उसको टेस्ट करते हैं कि वाकई में जो आपने किया है उसको लगाने से वही रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए 2 से 3 साल का अलग वक्त चाहिए। तो 10, 12, 13 साल तक के आप रिसर्च करते हैं, और वो रिसर्च का परिणाम आने में आपको फिर जब तक आप रिसर्च कर रहे हैं तब तक के आपके साथी भी रिसर्च कर रहे हैं, पैरेलल यूनिवर्सिटी भी रिसर्च कर रही है, जहाँ पे कि उनको इकोनॉमिक प्रेशर नहीं है, जहाँ पे उनको सिर्फ रिसर्च करने के लिए फंड्स मिलते हैं। तो आपको समसामयिक रखना पड़ता है कि आपको ये देखना पड़ता है कि आने वाले 10 सालों में मौसम में क्या परिवर्तन आने वाले हैं, बीमारियों के में किस तरीके के परिवर्तन आने वाले हैं, वायरस में किस तरीके के परिवर्तन आने हैं,
फूड हैबिट्स क्या चेंज होने वाली है, और इन सब का एक पैकेज बना के आप आज एक सोच डालते हैं और वो सोच डाल के उस पर काम चालू करते हैं। हो सकता है कि 10 साल बाद जाके आपको ये पता लगे कि आप जो काम कर रहे थे वो काम का ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो ये चैलेंज रहता है, चैलेंज है, तो ये चैलेंज कह रहे हैं। तो उस चैलेंज को हम लोगों ने लिया। आज की तारीख में हमारे साथ 70 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं जो कि PhD हैं। वर्ल्ड वाइड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे हम UC डेविस को ले लें, चाहे हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च को ले लें, वेजिटेबल रिसर्च को ले लें, ICR को ले लें, या वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर को ले लें, हम सबके साथ टाई अप करके काम कर रहे हैं। और आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि आपके ही प्रदेश की इस कंपनी के 2 वेराइटीज़ ऑलरेडी फिलीपींस जैसी कंट्रीज़ में रजिस्टर्ड है, PPVFRA प्राप्त है जहाँ पे, जो कि IPR कहलाता है। आपकी ही इस छोटे से छत्तीसगढ़ से, रायपुर शहर से निकली हुई कंपनी आज बांग्लादेश में अपनी खुद की कंपनी है, उनकी 100% सब्सिडियरी है। तो ये एक्सपांशन सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के कारण है। जी, वेजिटेबल पर बड़ा आप जोर देते हैं जी, वेजिटेबल रिसर्च पर बड़ा आप जोर देते हैं। उस दिशा में क्या क्या काम कर रही है आपकी कंपनी जो है? तो अगर कहीं वेजिटेबल रिसर्च की आप बात करेंगे तो वेजिटेबल रिसर्च में हमारा मुख्य रूप से जो काम रहता है वो रहता है मिर्च पे रहता है, टमाटर पे रहता है, एग प्लांट या ब्रिंजल जिसको बोलते हैं रहता है, जो छत्तीसगढ़ की बेसिक क्रॉप है, गार्ड्स जिसको बोलते हैं हम, करेला, हाँ, बॉटल गार्ड जिसको आज की तारीख में जूस काफ़ी लोग पीते हैं, हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं। तो इस तरीके के जो क्रॉप्स हैं वो हमारी बेसिक क्रॉप्स हैं जिसमें हम रिसर्च करते हैं। उसके लिए हम लैब के मेथड्स भी अपनाते हैं, जिसमें कि आज की तारीख में यदि आप देखेंगे तो जीन्स का स्टैकिंग किस तरीके से है उसको लेते हुए कि उसको आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पे कौन सा जीन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो है कि नहीं है। दूसरा, प्योरिटी को लेके लोगों को इशू रहता है, तो प्योरिटी के टेस्ट भी आज की तारीख में जीन्स को लेके होते हैं। साथ में अगर कहीं हम देखेंगे तो हमारे 50 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में अलग अलग टेस्टिंग लोकेशंस है। अच्छा, जब भी कोई प्रोडक्ट आता है तो उस लोकेशन पे लगा के 1 साल 2 साल देखा जाता है कि जिस किसान जैसा उगाता है उसी मेथड से उगाने पे क्या वो एग्जिस्टिंग वेराइटीज से ज़्यादा डिसीज से रेजिस्टेंस दे रहा है, क्या वो ज़्यादा उत्पादन दे रहा है, क्या वो मौसम को से ज़्यादा सहनशील है। अभी आप मौसम देखेंगे तो बारिश का हो जाता है, फिर गर्मी आ जाती है। तो जैसे हमको इम्पैक्ट आता है वैसे ही प्लांट को इम्पैक्ट आता है। तो वो सहनशील है या नहीं है, उस दिशा में हम लोग काम करते हैं। ऑर्गेनिक खेती की ओर भी आप काफ़ी ध्यान देते हैं और उस दिशा में काफ़ी अवेयरनेस भी आप प्रोग्राम्स भी आप लोग चलाते हैं। ऑर्गेनिक खेती कितनी ज़रूरी है अब? संदीप जी, इसमें जो है अगर मैं ये कहना चाहूँगा कि प्योर ऑर्गेनिक बोलने के बजाय बैलेंस्ड एग्रीकल्चर जो है वो ज़्यादा वर्ड जो है सही रहेगा। बिल्कुल सही वर्ड है, जहाँ पे कि हम बैलेंस करें नेचर से हमारी खेती को। प्योर ऑर्गेनिक जो है वो एक लग्जरी है। अगर कहीं आप आज का मार्केट भाव टमाटर का 50 रुपये किलो है और यदि आप उसको 750 रुपये किलो में खरीदना चाहते हैं तो प्योर ऑर्गेनिक आपके लिए है। लेकिन अगर कहीं आप 50 रुपये के टमाटर को 50 रुपये, 40 रुपये या 60 रुपये में ही खरीदना चाहते हैं तो बैलेंस्ड एग्रीकल्चर आपके लिए है। बहुत अच्छा वर्ड दिया आपने वैसे। हाँ, तो हम लोग जो कोशिश करते हैं बैलेंस्ड एग्रीकल्चर की ओर काम करने के लिए, जहाँ पे आप जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, न्यूट्रिएंट्स के, फर्टिगेशंस के, उसको यूज़ करें, चाहे वो गोबर खाद के रूप में हो, चाहे वो आपके ग्रीन वेस्टेजेस को कन्वर्ट करके यूज़ करने की बात हो, चाहे वाटर का या पानी का सही उपयोग करने की बात हो, या मौसमी फसलों के उत्पादन की बात हो, या फिर ज़मीन की गुणवत्ता के हिसाब से उसमें जो क्रॉप लग सकती है उस क्रॉप को जोड़ के उस क्रॉप के उत्पादन की बात हो। बहुत अच्छा। न्यूट्रिएंट्स लेवल की जहाँ तक बात है तो न्यूट्रिएंट्स लेवल आपने शायद VNR के ग्वावा में भी देखा होगा कि एक ऐसा फल है जहाँ पे, जो कि इसी प्रदेश का फल है, जहाँ पे लोग जो है वो उसकी कोई कीमत नहीं करते थे। हमारे ही बैकयार्ड में होता था, आंगन में होता था, वो गिरते रहता था, पर वो टेबल फ्रूट कभी नहीं था। अभी आपको जान के आश्चर्य होगा कि सेब का जो इम्पोर्ट रेशियो था
वो सिर्फ इस एक फ्रूट गुआवा से रिप्लेस हो चुका है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो पहले मैं देखता था बड़ी पार्टियों में वो नजर नहीं आते थे। हाँ। जो महंगे फल हैं वो नजर आते थे, लेकिन अब इसने भी अपना एक स्थान बना लिया है। क्योंकि उसका रीजन ये है कि उसमें बीज कम है। जो एसिडिटी लेवल ज्यादा होता था, जिससे कि पड़ोसी को भी पता चल जाता था कि आपके यहाँ जाम उगा है, गुआवा है, वो कम कर दिया उसमें। आपने बीज छोटा कर दिया, खाने का एरिया बढ़ा दिया, और आप पहले एक पीस खाते थे जाम, उसके बाद दूसरा नहीं खा पाते थे, तो न्यूट्रिएंट इंटेक्ट नहीं होता था। अभी आप पूरा का पूरा फल खा जाइए, आपको दूसरा खाने का मन करेगा, तो न्यूट्रिएंट इंटेक्ट जो है बढ़ गया है। देश क्या, पूरे विदेश में भी आप जाते हैं, वीएनआर का झंडा बुलंद करते हैं और हमारे प्रदेश का भी झंडा बुलंद करते हैं कि अपनी रिसर्च को आप प्रस्तुत करते हैं, नई नई बातें वहाँ से सीखते हैं, नई नई बातें आप बताते हैं। उसके अनुभव को आप हमारे साथ साझा करें। किन किन देशों की आपने यात्राएं की, क्या क्या वहाँ हुआ, किन किन रिसर्च पर जो है वहाँ पर चर्चा हुई? इसमें खट्टे मीठे दोनों अनुभव है संदीप जी। शुरू में जब हम लोग जाते थे तो लोग रायपुर का नाम नहीं समझते थे, वो रायचूर समझते थे, अच्छा, या कोई और पुर समझते थे। तो शुरुआत वहाँ से हुई। लोग शायद कई सारे मल्टीनेशनल्स फोरम पे आपके इस रिप्रेजेंटेटिव को उतने अच्छे निगाह से नहीं देखते थे, कि सोचते थे कि पता नहीं कहीं से आ गए होंगे ये लोग, पहली बार आए हैं, एक बार आ गए होंगे कैसे भी करके, फिर नहीं आ पाएंगे। पर हमारा टारगेट हमेशा से लर्निंग रहा है, तो हम जिस भी फोरम में जाते थे तो उस फोरम में हम सीखने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे लोगों का बाइन आना चालू हुआ कि नहीं, ये लोग जो बात करते हैं ये बात में कहीं ना कहीं दम है, और वो इसलिए है कि इस प्रदेश की जो मिट्टी है और इसका जो मौसम है, ये न केवल हेल्दी है हम लोगों के लिए, बल्कि कीड़े मकोड़ों के लिए और वायरसेस के लिए भी। तो डिसीज और पेस्ट का प्रेशर सबसे ज्यादा इस एरिया में है। अच्छा, तो यहाँ पे अब जो भी चीज उगेगा, जो भी चीज यहाँ सरवाइव करेगा, वो दुनिया में कहीं भी चलेगा। अरे वाह, बहुत अच्छी बात बताई आप। तो मतलब इसको ये भी कह सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़िया व्यक्ति है वो यहाँ यदि कोई छत्तीसगढ़ में अच्छे से रह रहा है या सरवाइव कर गया, तो विश्व में कहीं पे भी कर सकता है। बहुत अच्छी बात है। तो ये प्लांट पे भी और बीजों पे भी ये लागू होता है ये बात। तो हमारे जितने भी रिसर्च के प्रोडक्ट्स थे वो डिसीज और पेस्ट रेजिस्टेंस थे, जो कि यहाँ टेस्टेड थे, तो वो हर जगह पे परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर हाई रहता है, ह्यूमिडिटी हाई रहता है, और कोल्ड भी एक सर्टेन लेवल पे रहता है। तो वो तीनों चीजों को सरवाइव करता है। इसलिए वो लोगों ने फिर धीरे धीरे जब हमारे प्रोडक्ट में दम देखे तो हमसे बातचीत शुरू किया। एक एक करके जब हमने वहाँ रिसर्च फोरम पे बात करनी चालू की, टेक्नोलॉजी की बात करनी चालू की, और दूसरा एक हमको एक फ़ायदा ये मिलता है यहाँ पे कि हम यहाँ पे बैठ के पढ़ने लिखने में और समझने में ज़्यादा टाइम दे पाते हैं, क्योंकि हम मेट्रो में नहीं हैं। मेट्रो सिटी में और भी चीज़ें जो पॉलिटिकल कनेक्शंस रहते हैं, फोरम्स रहते हैं, एसोसिएशंस रहते हैं, उसमें ज़्यादा वक्त देते हैं। ठीक बोल रहे हैं, बहुत सही बात बोला। PR के लिए ज़्यादा वक्त देते हैं। यहाँ पे वो काम नहीं है, तो हम यहाँ बैठ के जो है टोटली रिसर्च में, चीज़ों को समझने में, पेड़ पौधों को समझने में देते हैं। तो लोगों को समझ में आया कि नहीं बॉस, कुछ तो है इस कंपनी में बात। तो लोगों ने फिर बातचीत चालू की, शेयर करना चालू किया, हमने उनके साथ डिस्कशंस किए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सिर्फ प्लांट्स में नहीं किया, बल्कि प्रोसेसेस में किया। कई सारे हमारे जो एडवांसमेंट है वो आज की तारीख में वर्ल्ड वाइड, जैसे ड्रायर की टेक्निक्स है, या सीड के एजिंग को एक्सेलरेट करके स्टडी करने की टेक्निक्स है। तो ये टेक्निक्स आज की तारीख में वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोगों ने इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया। अभी आपकी कंपनी कहाँ कहाँ काम कर रही है, मतलब देश में और देश के बाहर? हमारे देश में टोटल जो है आज की तारीख में ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पे हमारा प्रेजेंस नहीं है। टोटल 20 C&F एजेंसीज हैं पैन इंडिया, जहाँ पे जो लोग इसको सर्व करते हैं, फार्मर तक हमारे प्रोडक्ट्स को पहुँचाते हैं। तो हमारा प्रेजेंस पैन इंडिया है। प्रोडक्शन का प्रेजेंस भी पैन इंडिया है हमारे यहाँ पे, कि हम अलग अलग प्रदेश में अलग अलग चीज़ों का उत्पादन करते हैं और उसकी टेस्टिंग करके उसको किसानों तक पहुँचाते हैं। जहाँ तक देश की बाहर की बात है तो बांग्लादेश में 100% सब्सिडरी है। इसके अलावा लगभग 10 कंट्रीज ऐसी होंगी जहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे भी अपना सामान सप्लाई कर रहे हैं, सीड दे रहे हैं। और
आने वाले समय पे जो हमारी टेस्टिंग चल रही है वो और भी, चूंकि 3 से 5 साल लगता है टेस्टिंग में, देन रजिस्ट्रेशन के प्रोसेसेस रहते हैं 2 से 3 साल के, तो आने वाले 5 से 7 सालों में VNR एक ग्लोबल कंपनी के रूप में उभर के आएगी, ऐसा उस दिशा में हम लोग वो देखते हैं इसको। छत्तीसगढ़ में रहते हुए जिस काम को करके बड़ा आनंद आया और मन तृप्त हो गया कि नहीं, मैंने अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा काम किया, वो काम कौन सा है VNR ग्रुप का? पहला तो ये है कि 1993-94 से 2018 तक के, जब तक के कि कोविड नहीं आया था, हर साल 20,000 फार्मर आपकी इस कंपनी के फार्म्स को विजिट करते थे पैन इंडिया। 20,000 फार्मर यदि हर साल विजिट कर रहे हैं, जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, जिसमें डेडिकेटेड टीम थी जो कि उनको गाइड करती थी, और यदि उन्होंने 1 लाख रुपए भी अपनी जीवन काल में अपनी आमदनी बढ़ाई होगी, और ये काम हम 30 सालों से यदि कर रहे थे, 25-30 सालों से, तो ये शायद कंट्रीब्यूशन है जो कि इंडियन एग्रीकल्चर को VNR का होगा, ऐसा मेरा मानना है जी। और उन्होंने फार्मर्स से हम एक ही वचन लेते थे कि आप यहाँ से वापस जाके जो भी आपने सीखा है उसको अपने तक नहीं रखोगे, आप कम से कम 5 फार्मर को वहां जाके जो भी सीखा है उसको सिखाओगे आप, तो उसका मैग्नीट्यूडल इफेक्ट होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है जी। छत्तीसगढ़ के किसानों की जो अगर कहीं हम बात करेंगे तो एक तो इसके भागीदार छत्तीसगढ़ के किसान भी थे, अदर प्रदेशों के भी किसान थे। छत्तीसगढ़ किसान युवा मोर्चा है जहाँ पे कि आज की तारीख में कम से कम 100 फार्मर ऐसे होंगे जो कि प्रीमियम SUV लेके घूमते हैं, जो जमीन बेच के जिन्होंने नहीं खरीदी है। बहुत अच्छी बात बोले आप। जो क्रॉप बेच के जिन्होंने खरीदी है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही कहा। तो ये तो हो गया कि अगर कहीं हम स्पेशल की बात करें, मास की बात करेंगे यदि अगर कहीं, तो छत्तीसगढ़ में आज की तारीख में 10,000 फार्मर ऐसे होंगे जो कि VNR से जुड़े हुए हैं उनके सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम के तहत। बहुत अच्छा। और जिनके एवरेज होल्डिंग साइज होगी आधी एकड़, हाफ एकड़, या कुछ तो लेबरर्स हैं जो कि रेघा पे, अधिया पे लेते हैं फार्म और जो ये काम करते हैं। और इसका रियल पिक्चर आपको देखना है तो हम ऑलमोस्ट 2003 से काम कर रहे होंगे, चाहे वो बस्तर का इलाका हो, चाहे वो नॉर्थ में अंबिकापुर का इलाका हो या मैनपाट का इलाका हो, या फिर सेंट्रल इंडिया में महासमुंद और इस तरीके धमतरी का इलाका हो। तो आप यदि वहाँ पे जाके बात करेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि फार्मर्स के जीवन में कितना बड़ा चेंज आया है, उनके लाइफ स्टाइल में कितना बड़ा चेंज आया है। तो वो लोग, उसमें से ही कई फार्मर ऐसे हैं जिन्होंने आधे एकड़ से शुरुआत की थी, आज 30-30 एकड़ के मालिक हैं। मालिक हैं खुद से, और जिनको हिंदी और अंग्रेजी नहीं आती है, हल्बी भाषा बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, और वो दिल्ली तक रिप्रेजेंट करके आए हैं आपके इसको। अरे वाह। जिस जगह की हम बात करते हैं सुकमा कुंटा, या जहाँ पे झीरम घाटी की बात करते हैं, तो राइट जहाँ पे ये हुआ था झीरम, वो झीरम में अगर कहीं आप जाके वहाँ पे दीदी ग्रुप पूछेंगे वहाँ पे, कि जहाँ पे लोगों ने, कुछ बहनें हैं, आदिवासी बहनें, जिन्होंने खुद का अपना एसोसिएशन बनाया, वहाँ पे उन्होंने पपीते की खेती की, और ऑल इंडिया पपई के नाम पे, बस्तर पपई के नाम पे ऑल इंडिया मार्केट किया। आप उनसे कभी फील लीजिए तो आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरीके का चेंज आया है छत्तीसगढ़ के किसानों में। जो इम्पोर्टिंग कंट्री था हार्टिकल्चर को लेके, इम्पोर्टिंग स्टेट था, वो आज की तारीख में एक्सपोर्टिंग स्टेट है। यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। तो आई थिंक कि एक बड़ा चेंज आया है, और किसानों में जीविका है, वो चाहते हैं करना, इसलिए वो कर पा रहे हैं, ऐसा हमारा। जी बिल्कुल। चेंजेस की आप बात की तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कभी हम सोचते भी नहीं थे, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, कॉफ़ी है, या फिर अन्य कई चीज़ें जो हैं, काजू और तमाम जो चीज़ों पर भी वर्क यहाँ पर हुआ। तो शिमला मिर्च का देखिए संदीप जी जी, आज की तारीख में एक्सपोर्टिंग स्टेट है शिमला मिर्च के नाम पे, और वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा मेरे ख्याल से यहाँ पे।
शिमला मिर्च के प्रोडक्शन में, एग प्लांट या भट्टे के प्रोडक्शन में। यंग जो एक समय था कि खेती किसानी के काम से दूर होते थे, लेकिन जिस तरीके से आपने इसको एक कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर भी कहूँगा तो गलत नहीं होगा, एक नए तरीके से, नए ज़माने के हिसाब से वीएनआर ने ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो या फार्मर्स को जिस तरीके से नए नए तरीके से उनको अवगत कराने की बात हो, अब जो है हमारे यहाँ के यंगस्टर्स भी इस ओर प्रभावित हो रहे हैं, तो कितना बेहतर भविष्य उनका आप इसमें देखते हैं? जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला, कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे संभावनाओं की कमी नहीं है। आप अगर एक ऑफिस में बैठ के काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी कर सकते हैं, आप खेत में भी कर सकते हैं। कैसा आपका नेचर है उसके हिसाब से आप काम चूज़ कर सकते हैं। मेरे नॉलेज में है कि यहीं के किसानों के कम से कम 50 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने विदेशों में शिक्षा लेके वापस आके खेती ज्वाइन किया। ऑस्ट्रेलिया में पढ़े, यूएस में पढ़े, अदर कंट्रीज़ में पढ़ने के बाद वापस आके खेती में ही इन्वॉल्व होना और बड़ा काम कर रहे हैं। आज हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं, फील्ड कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं, ऑटोनॉमस एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। पहले प्रिडिक्टिव नहीं था, पहले रिस्क ज़्यादा था, अभी 70% चीज़ें प्रिडिक्टिव है। और सबसे खास बात यह है कि मार्केट की कमी नहीं है। आप कुछ भी उगाइए वो बिकेगा, हर चीज़ के कंज्यूमर है। ऐसा कोई भी माल नहीं है जो कि आप नहीं बेच पाओगे। मार्केटिंग चैनल आपका प्रॉपर होना चाहिए, सोच आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। कितने लोगों की टीम कंपनी में भी काम कर रही है? सभी टीम को यदि हम मिला दें तो लगभग 1500 लोगों की टीम होंगी जो लोग काम कर रहे होंगे। रायपुर और रायपुर के बाहर सभी? ऑल इंडिया बेसिस पे। ऑल इंडिया बेसिस पे। छत्तीसगढ़ अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर गया है, हम 25वां वर्ष मना रहे हैं और बदलते हुए छत्तीसगढ़ को आपने देखा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे छत्तीसगढ़ की जनता को, अपने फार्मर्स को, अपनी टीम को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे माध्यम से? ये 25 साल जो है छत्तीसगढ़ के वाकई में बड़े ही लैंडमार्क ईयर्स रहे हैं। मैं 25 साल पुरानी बात भी अगर याद करता हूँ, जब कि अनडिवाइडेड एमपी था और ये डिवीज़न होने के बाद निश्चित तौर पे ये एक अच्छा स्टेप था जहाँ पे हम एम्पावर हुए, जहाँ की हम यहाँ की रिसोर्सेज को यूज़ कर पा रहे हैं। और निश्चित तौर पे इसमें हर एक व्यक्ति का योगदान है। जिस तरीके से एक शरीर के आगे बढ़ने में हर एक सेल का योगदान होता है, वैसे ही हर एक जो जनता है उसका यहाँ पे योगदान है। और मैं ये देखता हूँ कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि ये ऊर्जा से भरपूर है। और ये सिर्फ इसलिए कि अगर कहीं सारे रिसोर्सेज को भी हम हटा दें, जो ह्यूमन कैपिटल है वो ह्यूमन कैपिटल बहुत रिच है छत्तीसगढ़ का। सोच को लेके अगर कहीं आप देखें, आप एनर्जी को लेके देखें या उनके कार्य करने की शैली को लेके देखें, तो काम है, शांति से काम करते हैं, लेकिन कंक्रीट काम करते हैं। तो आने वाला वक्त छत्तीसगढ़ का है, ऐसा मेरा मानना है। टेक्नोलॉजीज कंपनी जिस तरीके से अभी छत्तीसगढ़ में आ रही है, या जिस तरीके से लोगों का यहाँ पे एडॉप्शन है, यहाँ पे जिस तरीके से लोग खुली बाहों से लोगों का स्वागत करते हैं, तो वो निश्चित तौर पे इसका एक एसेट है। बिल्कुल, आने वाला वक्त जो है हमारे ही प्रदेश का है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, हमें अपने प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाना है। हमारे साथ हैं वीएनआर ग्रुप के डायरेक्टर अरविंद अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच संदीप जी, आपने मौका दिया और ये चर्चा हुई हमारी। The Business Leader with Sandeep Bakhil.